नमस्कार। मैं सचिन खुदशाह। कभी कभी तारीखें बोलती हैं। कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कैलेंडर में नहीं रहती बल्कि इतिहास की किताब में दर्ज हो जाती है। 28 अगस्त यह वही तारीख है। एक दलित परिवार की बेटी जो दिल्ली के एक छोटे से घर में पैदा हुई थी, जिसके पिता डाक विभाग में काम करते थे, जो आईएएस बनने का सपना देख रही थी, वह लड़की दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में जगह बना लेती है। 2008 में फोर्ब्स की इस लिस्ट में मायावती का नाम छपना सिर्फ राजनीति की उपलब्धि नहीं थी, यह उस इतिहास की गवाही थी जिसमें पहली बार दलित समाज की आवाज ने विश्व स्तर पर अपनी ताकत दिखाई। महिलाओं की ताकत को गिनने वाली दुनिया की सबसे मशहूर सूची, फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट। इस लिस्ट में शामिल होने के लिए आपको केवल मुख्यमंत्री होना काफी नहीं है। आपके पास सत्ता, जन समर्थन और विचार की ऐसी धार होनी चाहिए जो इतिहास को छू ले। 28 अगस्त 2008 भारतीय राजनीति के लिए यह तारीख सामान्य नहीं है, क्योंकि इसी दिन बहुजन समाज पार्टी की नेता और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती का नाम उस लिस्ट में दर्ज हुआ। फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में शामिल किया। लेकिन सवाल यह है कि एक दलित लड़की दिल्ली के एक छोटे से घर में जन्म लेने वाली मायावती आखिर दुनिया की पावर वुमेन कैसे बनी? क्या ये राजनीति की ताकत थी या सामाजिक बदलाव की कहानी? आइए इतिहास के पन्ने पलटते हैं। 15 जनवरी 1956 दिल्ली के सुचेता कृपलानी अस्पताल में जन्मी एक बच्ची, पिता डाक विभाग में कर्मचारी, मां एक साधारण गृहिणी। साधारण परिवार लेकिन असाधारण महत्वाकांक्षा। यह कहानी किसी रईस खानदान की नहीं थी, बल्कि उस वर्ग की थी जिसे समाज में सबसे नीचे धकेला गया था। लेकिन इसी लड़की ने पढ़ाई की, डिग्रियां हासिल की, बीए, बीएड और एलएलबी, और एक दिन आईएएस बनने का सपना देख रही यह लड़की राजनीति की सबसे बड़ी पहचान बन गई। बीए, बीएड और एलएलबी की पढ़ाई के बाद मायावती ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आईएएस की तैयारी कर रही थी, लेकिन नियति ने राजनीति की तरफ मोड़ दिया। 1977
एक ऐसा साल जब राजनीति में बदलाव की हवा बह रही थी। इसी साल दलित आंदोलन के सबसे बड़े नेता मान्यवर कांशीराम मायावती से मिले। कांशीराम उनके घर आए तो एक सवाल उन्होंने मायावती से किया, आईएएस बनकर तुम कितने दलितों का भला कर लोगी, लेकिन राजनीति में आकर तुम करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती हो। यह सवाल, यह चुनौती मायावती की जिंदगी बदल गई। 1984 में बसपा बनी और मायावती इस आंदोलन की आवाज बनी। और यही साल था जब मायावती ने राजनीति में पहला कदम रखा। कहा जाता है कि मान्यवर कांशीराम की बातों में आग थी और मायावती उस आग से जल उठी। 1989 बिजनौर से पहली बार सांसद बनी। संसद में उनकी उपस्थिति उस समाज के लिए पहली जीत थी जिसे सत्ता के दरवाजे से हमेशा बाहर रखा गया। लोकसभा में बैठी यह महिला अब केवल बहुजन समाज की आवाज नहीं थी, बल्कि देश की संसद में बहुजन आंदोलन का चेहरा बन चुकी थी। जून 1995 भारतीय राजनीति का इतिहास लिखा गया। मायावती उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। यूपी की राजनीति में सत्ता के समीकरण बदल गए। यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि उस वर्ग की जीत थी जिसे सदियों तक कुचला गया। यह केवल कुर्सी नहीं थी, यह उस समाज की जीत थी जिसे सदियों से हाशिए पर धकेला गया। 1995, 1997, 2002 और 2007 मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। हर बार उनके सामने चुनौतियां थी, जातिवाद, गठबंधन की राजनीति और भ्रष्टाचार के आरोप। कभी गठबंधन टूटा, कभी आरोप लगे, लेकिन हर बार मायावती ने सत्ता तक अपनी पहुंच बनाई। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने अपने लिए एक अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई, बहन जी। 15 दिसंबर 2001 मान्यवर कांशीराम ने सार्वजनिक मंच से कहा, अब बहुजन आंदोलन की बागडोर मायावती संभालेंगी। यह घोषणा केवल राजनीति का ट्रांसफर नहीं था, यह बहुजन आंदोलन को एक महिला नेता के हाथ सौंपने का क्षण था। यह इतिहास का बोझ था जो मायावती के कंधों पर रख दिया गया। 28 अगस्त 2008 फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी की। 2008 में जब फोर्ब्स की लिस्ट में मायावती का नाम आया तो पूरी दुनिया ने नोटिस किया। भारत की राजनीति में
एक दलित महिला इतनी ताकतवर हो सकती है? इस लिस्ट में मायावती का नाम सिर्फ एक भारतीय नेता का नाम नहीं था, यह उस दलित समाज की पहचान थी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बार दर्ज हुई। फोर्ब्स ने मायावती को इसलिए चुना क्योंकि वे सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं थी, वे उस वर्ग की आवाज थी जिसे सदियों तक चुप कराया गया। फोर्ब्स ने केवल एक नाम नहीं छापा था, यह उस इतिहास की गवाही थी जिसे समाज के सबसे निचले पायदान से आई एक महिला सत्ता के शीर्ष पर खड़ी थी। 2012 में बहुजन समाज पार्टी चुनाव हार गई। बहन जी ने इस्तीफा दिया और राज्यसभा चली गई। राजनीति का गणित बदल रहा था, लेकिन बहन जी का नाम राजनीति की किताब से मिटा नहीं। आज भी जब दलित राजनीति की बात होती है तो बहन मायावती का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। आज भी 28 अगस्त बहुत खास है क्योंकि यह तारीख हमें याद दिलाती है सत्ता का अर्थ केवल कुर्सी नहीं होता। सत्ता का मतलब है वह आवाज जो सदियों की चुप्पी को तोड़ सके। मायावती का नाम उस लिस्ट में आने का मतलब यही था। आप सोचिए, एक लड़की जो कभी आईएएस बनने का सपना देख रही थी, वह लड़की दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में आ जाती है। क्या यह सिर्फ मायावती की उपलब्धि है या उन करोड़ों दलितों की जिनके लिए यह सम्मान उम्मीद की तरह आया? 28 अगस्त हमें यही याद दिलाता है कि राजनीति सिर्फ सत्ता की कुर्सी नहीं होती, यह उन आवाजों का प्रतिनिधित्व भी है जिन्हें हमेशा से दबाया गया। मायावती का नाम फोर्ब्स की लिस्ट में आना हमें यह बताता है कि इतिहास की किताबों में ताकत की परिभाषा बदल रही है, और जब ताकत की किताब लिखी जाएगी तो 28 अगस्त उसमें हमेशा दर्ज रहेगा। आज जब बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती का नाम राजनीति में उतनी चमक के साथ नहीं लिया जाता, तब भी 28 अगस्त हमें याद दिलाता है कि एक दलित लड़की जिसे समाज कभी सत्ता के लिए लायक नहीं मानता था, उसने दुनिया को साबित किया कि राजनीति जातियों की कैद से बड़ी होती है। फोर्ब्स की लिस्ट में मायावती का नाम आना केवल उनकी उपलब्धि नहीं थी, यह उन करोड़ों दलितों, पिछड़ों
और वंचितों की उपलब्धि थी, जिनकी जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण जागी थी। यह कहानी सिर्फ मायावती की नहीं, यह कहानी है उस सफर की जो दिल्ली की गलियों से शुरू होकर दुनिया की ताकत की लिस्ट तक पहुंचा। और इसलिए 28 अगस्त राजनीति की तारीखों में हमेशा जिंदा रहेगा। मैं सचिन खुदशाह। अगर ये धीमी लेकिन गहरी पड़ताल आपको कहीं से छूती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपना समर्थन दर्ज करें, वीडियो शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, ऑनलाइन बुलेटिन चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जमीन से जुड़ी ऐसी ही और खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। आपका एक लाइक हमें हमारे काम के प्रति संबल देता है, क्योंकि यहां खबरें चीखती नहीं, विचार बनती हैं।